कई सालों बाद आरव अपने गांव लौट रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश था कि उसे पूरे 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। 2 हफ्तों की छुट्टी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफर में उसका सामना किससे होने वाला है। आरव स्टेशन पे खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, अपने गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, वो बिना वक्त गवाए उसमें सवार हो गया। आरव के मन में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, किसी भी तरह जितनी जल्दी हो सके वो अपने गांव पहुंच जाए। रात के तकरीबन 11 बजे ट्रेन आरव के गांव के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। आरव जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकलता है ताकि कोई साधन लेकर वो अपने गांव पहुंच सके। आरव स्टेशन के बाहर नजर दौड़ाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई भीड़ न कोई आवाज, लेकिन उसे एक भी ऑटो रिक्शा नजर नहीं आता। तभी दूर अंधेरे में उसे एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है। चलो, आखिरकार एक ऑटो तो मिला। चलो, इसी से पूछता हूँ। आरव ऑटो वाले के पास जाकर उससे पूछता है, भाई, बनपुरा गांव चलोगे? बनपुरा? इतनी रात में? ठीक है भैया, गांव थोड़ा दूर है, मगर छोड़ देंगे। कितना किराया लोगे? जो भी आप खुशी खुशी दे देंगे वही हमारा किराया होगा। आरव खुशी खुशी ऑटो में बैठकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। ऑटो कच्चे रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। रास्ते में अचानक चलते चलते ऑटो वाले ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ भाई, यहाँ ऑटो क्यों रोकती है? भैया, रात काफी हो गई है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। सोचा थोड़ा कुछ खा लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इस सुनसान जगह पर खाना कहाँ मिलेगा? आरव की नजर जैसे ही वहां पड़ती है, वो देखता है अंधेरे के बीच एक छोटी सी दुकान, जहां से गरम गरम बिरयानी की खुशबू उठ रही थी। आरव के मन में सवाल उठने लगते हैं। इतनी सुनसान जगह और इतनी रात में बिरयानी की दुकान? वो भी ऑटो वाले के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। भैया बताइए, कितनी प्लेट बिरयानी लगाऊं? ऑटो वाला धीरे से आरव की तरफ देखता है, जैसे उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा हो। बस 1 प्लेट लगा दो मेरे लिए। भैया ने खाना खा लिया है, शहर से आए हैं। दुकानदार की नजर एक पल के लिए आरव पर टिक जाती है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। ठीक है भैया, अभी लगा देता। थोड़ी ही देर में बिरयानी वाले ने ऑटो वाले के लिए बिरयानी लगा दी और साथ ही मेज और कुर्सी की भी व्यवस्था कर दी। आरव ये सब देखकर सन्न रह जाता है। भाई, एक बात पूछूं? रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी आपकी दुकान खुली है। इतनी सारी बिरयानी तैयार है और वो आदमी अभी भी बना रहा है। आखिर इतने देर रात को कौन आता है यहाँ? लगता है साहब आप इस इलाके में नए हैं। अभी तो हमारे असली ग्राहक आना शुरू भी नहीं हुए हैं। हमारे ग्राहक आधी रात के बाद ही आते हैं। दुकानदार की बात सुनकर आरव के मन में हल्का सा डर जरूर पैदा हुआ। उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उस ख्याल को नजरअंदाज कर दिया। शायद गांव में कोई नया चलन शुरू हो गया होगा, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। खैर, मुझे इन सब से क्या लेना देना। खाना खत्म होते ही ऑटो वाला और आरव चुपचाप वापस ऑटो की ओर लौटते हैं। ऑटो सुनसान कच्चे रास्तों से गुजरती हुई धीरे धीरे बनपुरा गांव के करीब पहुंचने लगती है। हवा और ठंडी और माहौल और भी अजीब होता जा रहा था और अचानक गांव की दहलीज पर पहुंचकर ऑटो वाला ऑटो रोक देता है और बाहर आ जाता है। भाई, क्या हुआ? आगे क्यों रुक गए? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, चलिए ना। नहीं भैया, मैं इस जगह से आगे नहीं जा सकता। आपको आगे अकेले ही जाना होगा। क्या? इतनी रात में मुझे अकेले जाना पड़ेगा?
जितना लाना था उतना ले आया हूं। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। ऑटो वाले की अचानक बदली हुई आवाज और गुस्से ने आरव के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक शांत दिखने वाला आदमी अचानक इतना बदल कैसे गया। यह अचानक इतना नाराज क्यों हो गया? शायद रात ज़्यादा हो गई है, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ। आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा। आरव धीरे धीरे गांव की सुनसान गलियों से गुजरता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, इतने दिनों बाद, और वो भी इस वक्त। रास्ते में सब ठीक रहा ना? कहीं कुछ अजीब तो नहीं हुआ? अजीब? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? रास्ते में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अच्छा है, कम से कम तुम सही सलामत घर तो पहुंच गए। कितने दिनों बाद आज तुम्हें देख रहा हूं बेटा। मैं ठीक हूँ पिताजी। पूरे 2 साल बाद आज घर लौट पाया हूँ। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है बेटा। अब ये गांव पहले जैसा नहीं रहा, और याद रखना, आगे से कभी भी रात में मत आना। क्यों पिताजी, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। काफी थक गए होगे। आरव अपने पिता की बात सुनकर थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन थकान के कारण वो जल्दी सो जाता है। अगली सुबह आरव गांव की गलियों में टहलने निकल पड़ता है। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही शांति, वही सुकून। आरव के पिता की गांव में एक मशहूर मिठाई की दुकान थी, इतनी प्रसिद्ध कि गांव का लगभग हर इंसान वहीं से मिठाई खरीदता था। आरव भी दिन में अपने पिता की दुकान पर उनका हाथ बटाने लगा। शाम ढलते ही आरव एक बार फिर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। हल्की ठंडी हवा और धीरे धीरे फैलता अंधेरा। घूमते घूमते आरव एक छोटी सी चाय की दुकान के पास आकर रुक जाता है। दुकानदार चुपचाप चाय बना रहा था, लेकिन पास बैठे कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर आरव के कदम वहीं थम जाते हैं। अरे, वो मास्टराइन फिर से गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ भैया, अब लगता है कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो गांव की ये जो शांति है ना, ग्रहण लग जाएगा। सही कह रहे हो। माँ बेटा दोनों ही अजीब थे। बेटा तो कब का इस दुनिया से चला गया, और अब बस ये बुढ़िया ही बची है, जिसे भी जल्द ही चुप कराना पड़ेगा। उन लोगों की बातें सुनकर आरव के कदम जैसे वहीं रुक गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोग इतनी आसानी से किसी को मारने की बात कर रहे हैं। मास्टराइन? हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही मास्टराइन है, जिन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था, और वो तो इतनी अच्छी थी। ये लोग उनके बारे में ऐसी खौफनाक बातें क्यों कर रहे हैं? इन सवालों के साथ आरव भारी मन से घर की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी चलते चलते आरव की नजर एक पुराने से घर पर पड़ती है। घर के बाहर एक लड़की चुपचाप खाना बना रही थी। चूल्हे की धीमी आंच और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अरे, ये तो काकी का घर है, जिन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था, और अभी उन्हीं के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। चलो जाकर मिलते हैं। आरव उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो लड़की बोल पड़ती है। कौन हो तुम, और यहाँ क्या काम है? मैं आरव हूँ। काकी है ना घर पे, बचपन में मुझे पढ़ाया करती थी। कई सालों बाद गांव आया हूँ, तो सोचा उनसे मिल लूं। नहीं, काकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं, अभी किसी से नहीं मिल सकती। तभी अचानक घर के अंदर से एक कमजोर सी आवाज गूंजती है। कौन है? कौन आया है बाहर? अरे, तुम तो कह रही थी कि वो सो रही हैं। उन्हें नींद में बोलने की आदत है, आपने सुन लिया ना?
अब जाइए यहाँ से। काकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिलेंगी। लड़की की आवाज में इस बार सख्ती के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा था, जैसे वो आरव को हर हाल में वहां से दूर भेजना चाहती हो। आरव घबराया हुआ घर पहुंचता है और बिना वक्त गवाए जो कुछ उसने देखा और सुना सब अपने पिता को बता देता है। बेटा, लगता है अब तुमसे सच्चाई छुपाना ठीक नहीं होगा। जब तुम्हें इतना कुछ पता चल ही गया है तो अब समय आ गया है कि तुम जानो इस गांव में असल में हो क्या रहा है। आज से करीब 1.5 साल पहले इस गांव में प्रधान का चुनाव होने वाला था। कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन उनमें से एक नाम सबसे खतरनाक था, जग्गन लकड़हारा। जग्गन का एक भाई था विनोद, जिसकी शादी हुई थी शांति देवी से। वही शांति देवी जिन्होंने तुम्हें बचपन में पढ़ाया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बीमारी ने विनोद को बहुत पहले ही उनसे छीन लिया। अब उस घर में बस 2 ही लोग बचे थे, शांति देवी और उनका बेटा गोलू। गोलू दिन रात मेहनत करता था, ऑटो चलाकर किसी तरह अपना घर चला रहा था। लेकिन उस चुनाव के दौरान क्यों रे भतीजे, देख रहा हूं बाकी सब तो डर कर मैदान छोड़ गए, अब बस तू ही बचा है मेरे सामने। इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुझ में जो मेरे खिलाफ प्रधान बनने का सपना देख रहा है? हिम्मत तो सच के साथ होती है चाचा, और प्रधान बनने का हक सिर्फ आपका नहीं है। मैं भी इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, और अगर लोग चाहेंगे तो मैं ही प्रधान बनूंगा। जग्गन और गोलू के परिवार के बीच जमीन जायदाद को लेकर पुराना झगड़ा था, लेकिन इस चुनाव ने उस आग में घी डालने का काम किया। तनाव इतना बढ़ गया कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा। और फिर एक दिन जब गोलू अपने खेतों से अकेला लौट रहा था, तभी अचानक किसी ने उस पर गोली चला दी और वो वहीं उसी जगह ढेर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ पिताजी? उसके बाद जग्गन ने शांति देवी को इस गांव में ही कैद कर दिया। उन्हें बाहर जाने की सख्त मनाही थी। और सबसे अजीब बात, गोलू का अंतिम संस्कार किसी ने नहीं देखा। कहते हैं जग्गन ने उसे चुपचाप अंधेरे में ही निपटा दिया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाजें गूंजने लगी, कभी दूर से, कभी बिल्कुल पास से। लोग डर गए और सबने मिलकर एक नियम बना लिया कि रात के बाद कोई भी गांव के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। भगवान ही जाने उस रात क्या हुआ था, जो आज तक इस गांव पर एक साया बनकर मंडरा रहा है। इतना सब हो गया इस गांव में? हाँ, और तू ध्यान से सुन ले, रात में किसी भी हाल में घर से बाहर मत निकलना। पिता की बातें सुनने के बाद आरव के मन में कई सवाल घूम रहे थे। वो अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है, लेकिन गर्मी और बेचैनी के कारण उसे नींद नहीं आती। गर्मी और बेचैनी से परेशान होकर आरव घर के बाहर आंगन में एक चारपाई बिछाकर लेट जाता है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन का डर अब भी शांत नहीं हुआ था। ये कैसी आवाज है? कौन रो रहा है इतनी रात में? अचानक दिन भर की सारी बातें उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगती हैं। चाय की दुकान, लोगों की बातें और मास्टराइन का घर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हे भगवान, ये आवाज कहीं काकी की तो नहीं? कहीं उन लोगों ने सच में? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा, अभी इसी वक्त। आरव बिना एक पल गवाए चुपचाप घर से निकल पड़ता है, बिना किसी को बताए, सीधा काकी के घर की ओर। कुछ ही देर में वो काकी के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि पूरा घर सुनसान है और उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो आवाज का पीछा करता हुआ अंदर जाता है और जो वो देखता है उसे अंदर तक हिला देता है। काकी अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही आरव की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। वो चेहरा, वो बिल्कुल वही चेहरा था, वही ऑटो वाला जिसने उसे उस रात स्टेशन से गांव तक छोड़ा था। कौन हो बेटा? क्या तुम भी मुझे सताने आए हो? मेरा तो बस एक ही सहारा था, मेरा बेटा, और उसे भी इन गांव वालों ने मुझसे छीन लिया। आरव धीरे धीरे काकी को सब कुछ बताता है, अपना नाम, अपना बचपन और उस रात का पूरा किस्सा, जब एक ऑटो वाला उसे स्टेशन से गांव तक छोड़कर आया था। जैसे जैसे काकी उसकी बातें सुनती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका दिल जैसे फिर से टूट जाता है। बेटा, क्या तुम मेरे बेटे की मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद काकी? आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे बन पड़े। बेटा, कई रातों से वो मेरे सपनों में आता है, मेरा गोलू। वो बस मुझे पुकारता रहता है, बार बार मदद मांगता है, लेकिन समझ नहीं आता उसे क्या चाहिए। क्या उसने कभी कुछ और कहा? कोई इशारा, कोई जगह कि उसे किस तरह की मदद चाहिए? नहीं बेटा, वो बस इतना ही कहता है, माँ मेरी मदद करो। काकी की बातें सुनकर आरव पूरी तरह उलझ जाता है। हर चीज एक पहेली की तरह लग रही थी। फिर भी वो काकी को दिलासा देता है और भारी मन से वहां से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। ये कैसी मदद है जो गोलू मांग रहा है, और मैं इसे कैसे समझूं? कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। वो चलते चलते यही सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे हाँ, उस ऑटो वाले ने कहा था कि वो हर रात उस बिरयानी की दुकान पर रुकता है। शायद वही मुझे कुछ सच बता सके, लेकिन वो जगह यहां से काफी दूर है। डर तो था, और इस बार पहले से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी सच जानने की जिद ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया और वो अकेला अंधेरी रात में उस दुकान की ओर निकल पड़ा। लगभग आधे घंटे तक सुनसान रास्तों पर चलने के बाद वो आखिरकार वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। कुछ तो बदल चुका था। आरव देखता है कि सब बिरयानी की दुकान पर कोई इंसान नहीं, बल्कि चारों तरफ भूत, शैतान और पिशाचों की भीड़ लगी हुई है। वो जगह इंसानों की नहीं, आत्माओं की थी। ये सब देखकर आरव का शरीर डर से कांपने लगता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसके सामने वही ऑटो वाला गोलू खड़ा होता है। गोलू उसे इशारे से शांत रहने को कहता है और अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों गांव के किनारे बने एक पुराने वीरान कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। तुम गोलू हो? लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं, और अगर तुम मुझे पहचानते हो तो शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। आरव कांपती आवाज में उसे सारी बातें बता देता है जो उसने अब तक सुनी और समझी थी। हाँ, मैं ही अपनी माँ के सपनों में जाता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ, उनसे मदद मांगता हूँ। लेकिन जब तुम उनसे मिल सकते हो तो उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए? काकी तुम्हारे लिए हर रोज रोती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। क्या करूं? मैं चाहकर भी सब कुछ नहीं बता सकता। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम कह नहीं पा रहे? उस रात जब मेरी हत्या हुई, मेरे चाचा ने मेरा अंतिम संस्कार भी चुपके से कर दिया और मेरी अस्थियां इसी गांव की मिट्टी में कहीं दफना दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कुछ तांत्रिकों को बुलाया और पूरे गांव के चारों तरफ एक ऐसा बंधन बनवा दिया जिससे मैं
या कोई भी भटकती आत्मा गांव के अंदर कदम तक नहीं रख सकती। यही वजह है कि मैं अपनी मां से सब कुछ कह नहीं पाता। बस हर रात उन्हें पुकारता हूं मदद के लिए। ओह, इसलिए तुम मुझे उस रात गांव के बाहर ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मैं अपने गांव के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए तुम्हें सुरक्षित छोड़कर चला गया। और उस रात जो तुमने देखा, वो शैतान, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया क्योंकि तुम मेरे साथ थे, वरना तुम भी शायद आज जिंदा नहीं होते। ठीक है, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेरी अस्थियों को ढूंढोगे और उन पर किया गया काले जादू का बंधन तोड़ोगे। तभी मैं इस दर्द से, इस कैद से आजाद हो पाऊंगा। मतलब तुम्हारी अस्थियां इसी गांव में कहीं दबी हुई हैं? हाँ, इसी गांव में कहीं मेरी अस्थियां दफन है। और तुम्हारे चाचा जिन्होंने ये सब किया, क्या तुम्हें उनसे कोई बदला नहीं लेना? जिसके पास शक्ति होती है उसका सबसे बड़ा धर्म क्षमा करना होता है। बदला लेना या न लेना, ये सब इंसान के हाथ में नहीं, ये तो नियति का खेल है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे उसकी सजा भी वैसी ही मिलेगी। और याद रखना, जिसने इस संसार को रचा है वही इसका संचालन भी करता है। फैसले और असली इंसाफ उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। गोलू की इन गहरी बातों ने आरव के मन को पूरी तरह झकझोर दिया। वो कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है, फिर वो एक फैसला करता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं देखता हूं कि मुझे कुछ पता चलता है या नहीं। अगली सुबह आरव एक नई उम्मीद के साथ पूरे गांव में निकल पड़ता है। वो हर गली, हर रास्ता, हर सुनसान कोना छान मारता है, जैसे किसी अदृश्य निशान को ढूंढ रहा हो। आखिर कहां दफन की होंगी उसकी अस्थियां? इतना वक्त बीत चुका है, अब मैं उन्हें ढूंढूं कैसे? और हर बीतते पल के साथ ये काम और भी मुश्किल होता जा रहा था। आरव पूरे गांव में भटकता रहता है। जो भी उसे रास्ते में मिलता, वो उससे गोलू की अस्थियों के बारे में पूछता। लेकिन जो भी उसे मिलता है वो उसी बारे में उनसे पूछता है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं होता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। और ये मौसम भी, लगता है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस, कल फिर कोशिश करूंगा। वो घर की ओर मुड़ता ही है कि रास्ते में उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जो एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। आरव उनके पास जाता है। आरव, तुम पूरे दिन कहाँ थे? कुछ नहीं पिताजी, बस कुछ तलाश रहा था। अच्छा ये बताइए, जिस दिन गोलू की हत्या हुई थी, क्या आपने कुछ देखा था? देखा था? क्या कह रहे हो? कहीं तुम पर गोलू की आत्मा वात्मा तो सवार नहीं हो गई जो ऐसी बातें कर रहे हो? आरव ये सुनकर शांत हो जाता है, लेकिन उसके पिता उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर सब समझ जाते हैं। उस दिन कुछ खास तो मैंने नहीं देखा। हाँ, लेकिन शाम को मैंने जग्गन और उसके साथियों को सरोज के घर के पास से आते हुए देखा था। अच्छा, ये सरोज का घर कौन सा है? आरव के पिता उसे सरोज का घर बता देते हैं और आरव तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में आरव अपने पिता द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। आरव चारों ओर नजर दौड़ाता है। पूरा इलाका कूड़े और गंदगी से भरा हुआ था, जैसे लोग जानबूझकर इस जगह से दूर रहते हों। तभी उसकी नजर पास रखे एक पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर बाकी सबसे अलग था, साफ और थोड़ा नया। ये पत्थर कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसे जानबूझकर साफ करता हो। आरव उस पत्थर को वहां से हटा देता है और वहीं गड्ढा खोदने लगता है। तभी उसे वहां गोलू की अस्थियां मिल जाती हैं और उस पर लाल रंग का एक रहस्यमयी धागा बना हुआ था। तो ये सच में गोलू की अस्थियां हैं।
लेकिन इन पर यह लाल धागा क्यों बंधा है? रुको, गोलू ने कहा था कि उसकी अस्थियों को काले जादू के बंधन में बांध दिया गया है। इसी वजह से वो गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आरव जल्दी जल्दी वो धागा खोल देता है और जैसे ही धागा टूटता है तभी गोलू की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। गोलू, आखिरकार मुझे तुम्हारी अस्थियां मिल गईं। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। अब शायद मेरी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारी माँ का क्या? क्या तुम उनसे आखिरी बार नहीं मिलना चाहोगे? चाहता तो हूं, हर पल चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरी बार उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने मुझे एक बार खोया है, और अगर वो मुझे फिर से खो देंगी तो शायद वो ये दर्द सह नहीं पाएंगी। अगर तुम उनसे मिलो तो बस इतना कहना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और वो मेरे लिए चिंतित ना हो। बस अपना ध्यान रखें। मैं वादा करता हूं, मैं उन्हें सब बता दूंगा और अब से उनका ध्यान भी रखूंगा। गोलू हल्की मुस्कान के साथ आखिरी बार आरव की तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में विलीन होने लगती है। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ सन्नाटा बचता है, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में डर नहीं, शांति थी। आरव की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पिता से विदा लेकर वापस शहर की ओर जा रहा था। तभी वो देखता है कि गोलू के चाचा जग्गन को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। गोलू, तुम सही कहते थे। खुद को ये सिखाओ कि लोगों से बदला नहीं लेना है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका हिसाब इंसान नहीं, ऊपर वाला करता है। वो सब देख रहा होता है और सही समय आने पर हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है।